नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहा हूं, क्योंकि रूम शिफ्टिंग के कारण मैं जहां पर वीडियो बनाता था तो अब वो जगह नहीं रही। तो मैं बहुत जल्दी अपने लिए नए रूम में स्टूडियो तैयार करूंगा, फिर आप लोगों के साथ फिज़िकली भी जुड़ूंगा। तब तक मैं आप लोगों की सहायता केवल ओरली तौर पर ही कर पाऊंगा। तो आज हम लोग हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रस्तावना में आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक लेखन एवं उनके मंच पर खेले जाने की विधा जो है वो अत्यंत ही प्राचीन है। कहने का तात्पर्य कि ये बहुत पुरानी है। अगर हम प्राचीन नाटक की बात करें तो भास तथा कालिदास जैसे नाटककार की चर्चा किए बिना नाटक के उद्भव और विकास को समझना कठिन है। ये भास और कालिदास एक प्राचीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं, तो इनके विषय में जानना भी अति अनिवार्य है। परंतु उनकी द्वारा लिखी गई नाटक संस्कृत में है और हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं। सही मायनों में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास हिंदी गद्य साहित्य के साथ साथ ही प्रारंभ होता है। तात्पर्य, आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग से ही हिंदी नाटक का भी प्रारंभ होता है। जब भी हम हिंदी नाटक की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी को हिंदी नाटक के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। भारतेंदु युग से पहले जो नाटक मिलती है उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती। अब प्रस्तावना में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अब आगे हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को हम लगभग 4-5 चरणों में देखेंगे। तो चलिए एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चरण है भारतेंदु पूर्व युग का हिंदी नाटक। वैसे तो हिंदी नाटक का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही होता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ नाटक लिखे गए। इसकी चर्चा हम इस बिंदु पर, इस चरण पर करेंगे। डॉक्टर दशरथ ओझा ने सन 1289 में गए सुकुमार रास लिखा था, जिसको हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना है। नाटककार की चर्चा में विद्यापति का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने कई सारे नाटक लिखे, परंतु आज उनके द्वारा रचित एक ही नाटक गोरख विजय उपलब्ध है। सन 1639 में गोविंद विरचित ने नल चरित्र नाटक का प्रकाशन किया। वहीं देवानंद विरचित का उषाहरण जो 17वीं शताब्दी के लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त कई सारे रासलीलाओं से भरपूर नाटक, वैष्णव आंदोलन से प्रभावित हिंदी नाटक जैसे रामायण महानाटक, जिसकी प्रकाशन 1667 को हुई, वही हनुमान नाटक जिसकी प्रकाशन 1680 को, वहीं चंडी चरित्र, शकुंतला का प्रकाशन 1727 को, वहीं सभासार नाटक जिसकी प्रकाशित तिथि है 1725 आदि प्रमुख प्रकाशित नाटक हैं। किस युग के? भारतेंदु पूर्व युग के नाटकों में ये सारे नाटक आते हैं। इनमें भारतेंदु के पिता द्वारा रचित नहुस नाटक की भी चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, अब तक जो हमने देखा ये भारतेंदु युग से पूर्व लिखे गए
नाटक के अंतर्गत आते हैं। इन नाटकों को हम सही मायनों में हिंदी नाटक के प्रथम नाटक के रूप में नहीं मान सकते। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदी नाटक का वास्तविक प्रारंभ जो है वो भरतेंदु युग से ही होता है, क्योंकि भरतेंदु युग ने ही नाटक को एक नया रूप प्रदान किया। तो चलिए हम दूसरे चरण की बात करते हैं, भरतेंदु युग और हिंदी नाटक। नाटक के उद्भव और विकास में ये चरण सबसे महत्वपूर्ण है। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्य काल रहा 1850 से 1885 तक। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही माना जाता है। भरतेंदु युग में भरतेंदु तथा अन्य नाटककारों ने सामाजिक समस्याओं को नाटक में अभिव्यक्त किया। इससे पूर्व जो नाटक मिलते हैं उनमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण नहीं मिलता है, परंतु भरतेंदु युग में स्वयं भरतेंदु जी ने समाज में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को उन्होंने नाटक में उतारा। भरतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से होती है, जिसकी प्रकाशन 1867 को हुई थी। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भरतेंदु ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा प्रदान की। भरतेंदु से पूर्व नरेश विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुवंश तथा उनके पिता, किनके पिता, भरतेंदु जी के पिता द्वारा 1741 में लिखित नहुस को प्राय विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कहने का तात्पर्य कि विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन, वहीं भरतेंदु के पिता द्वारा गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुस नाटक, जिसकी प्रकाशन 1741 को हुई थी, कई विद्वान इनको प्रथम नाटक मानते हैं। 3 अप्रैल सन 1868 को पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल नाटक का अभिनय बनारस थिएटर में आयोजित किया गया था और यहीं से भरतेंदु का नाटक से रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि इस नाटक में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अतः यहाँ से भरतेंदु जी का नाटक से एक गहरा संबंध हो जाता है और आगे चलकर वे भारत के सबसे बड़े नाटककार में गिने जाते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध एवं मौलिक नाटक कुछ इस प्रकार है। पाखंड विखंडनम, जिसकी रचना 1872 को हुई थी। वहीं वेद की हिंसा न भवती 1872। धनंजय विजय, जिसकी रचना 1874 को हुई थी। वहीं सत्य हरिश्चंद्र 1875 को। प्रेम योगिनी, इसकी रचना भी 1875 को हुई थी। वही विषय विस्मोषधम 1876 को। कुरूप मंजरी, इसकी रचना भी 1876 को हुई थी। वहीं चंद्रावली 1876, भारत दूरदशा 1876, नील देवी 1877, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1844 आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख नाटक है। वहीं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रेरणा लेकर इस युग में और बहुत से लेखकों ने भी नाटक रचना की, जैसे श्रीनिवास दास का रणधीर और प्रेम मोहिनी, राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला और महाराणा प्रताप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भारत सौभाग्य, प्रताप नारायण मिश्र का गौ संकट, हटी हमीर आदि आदि इस युग के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नाटक हैं। इस तरह से इस युग का नाटक का अंत होता है। हमने केवल
प्रमुख नाटकों की चर्चा की, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हम उस युग के प्रमुख नाटकों को या फिर उपन्यास की बात कर रहे हैं तो उपन्यास को लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण और तीसरा युग प्रारंभ होता है, जिसको हम द्विवेदी युग और हिंदी नाटक कहते हैं। भारतेंदु युग में नाटकों के प्रति जो प्रगति दिखलाई पड़ी वो द्विवेदी युग में आकर लुप्त हो गई। जी हाँ, द्विवेदी जी की दृष्टिकोण सुधारवादी था, इसलिए उनका ध्यान नाटक की ओर नहीं गया। कहने का तात्पर्य कि जो तीव्रता भारतेंदु युग में नाटक को मिली थी वो तीव्रता द्विवेदी युग में आकर स्थिर पड़ गई। अगर इस युग में नाटकों की चर्चा हुई भी हो तो उनके पात्र महापुरुष ही रहे हैं। कहने का मतलब अगर इस युग में गिने चुने कुछ नाटक लिखे भी गए तो उन नाटक के प्रमुख पात्र महापुरुषों को बनाया गया। जैसे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाटक तुलसीदास, प्रबुद्ध यमुने मिश्र बंधु का शिवाजी, आदि आदि। तो देखा आपने कि इस युग में कुछ जो नाटक लिखे गए उनमें नाटक का प्रमुख पात्र महापुरुषों को लिया गया। इसके अतिरिक्त मौलिक नाटकों के अभाव के कारण इस युग में अनुवादों की परंपरा भी चल पड़ी। इसके बाद हिंदी नाटक का अगला चरण प्रारंभ होता है, जो कि है प्रसाद युग और हिंदी नाटक। ये भी हिंदी नाटक की जब हम चर्चा करते हैं तो ये युग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी एक बहुत बड़े नाटककार हुए। हिंदी नाटक साहित्य को फोड़ का अर्थ होता है मेच्योर रूप देने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए इतिहास की पृष्ठभूमि को रखा। उनके नाटकों का विषय समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय चेतना रहा। जैसे सज्जन, उनके द्वारा लिखी गई नाटक सज्जन, जिसकी प्रकाशन 1910 को हुई। वहीं कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1914, विशाख 1929, कामना 1923, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी 1933 आदि आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख नाटक है। तो यहाँ आपने देखा कि इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए उस नाटक पर समाज सुधारक की भावना थी, राष्ट्रीय चेतना की भावना थी। इस युग के कुछ अन्य नाटककार तथा उनके नाटक इस प्रकार है। माखन लाल का कृष्ण अर्जुन, पांडे बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईर्षा, मुंशी प्रेमचंद का करबला तथा संग्राम आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तो आपको पता होगा कि प्रसाद जी एक बहुत बड़े नाटककार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। जब मैंने आपको उपन्यास के उद्भव और विकास को पढ़ाया था वहाँ हमने प्रेमचंद की चर्चा की थी। प्रेमचंद के साथ ही हमने प्रसाद की भी चर्चा की थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने मुख्य तौर पर उपन्यास के हुए प्रमुख उपन्यासकार है, परंतु उन्होंने करबला तथा संग्राम नामक नाटक भी लिखे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। उसके बाद प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का प्रारंभ होता है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का अर्थ है कि प्रसाद जी के बाद में जो नाटक लिखे गए उसकी बात कर रहे हैं। प्रसाद के उपरांत हिंदी नाटकों का विशेष विकास हुआ। इस युग में गीति नाट्य, प्रतीक नाटक, रेडियो नाटक आदि का विविध प्रकार के नाटक लिखे गए। कहने का मतलब कि गीति नाट्य, प्रतीक नाटक, रेडियो नाटक आदि आदि जैसे अनेक प्रकार के नाटक का प्रारंभ हुआ और जो आज भी धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं। इस युग के कुछ प्रमुख नाटककार इस प्रकार है। वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन,
जगदीश चंद्र माथुर आदि आदि इस युग के प्रमुख नाटककारों में से एक है तथा उनके द्वारा रचित प्रमुख नाटक कुछ इस प्रकार है। रक्षाबंधन, जिसकी रचना 1934 को हुई, प्रतिशोध 1937 को, झांसी की रानी 1948 को, बिरबल 1915 आदि को। तो दोस्तों इस तरह से हमने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को कंप्लीट किया। अब आप अंत में निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में आप लिखेंगे हिंदी नाटक का प्रारंभ भरतेंदु हरिश्चंद्र से माना गया, यद्यपि इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन रही है। प्रसादोत्तर युग के पश्चात आज भी कई प्रकार की नाटक लिखी जा रही है, जैसे समस्यामूलक नाटक, गीति नाट्य आदि आदि। वर्तमान समय में नाटकों ने कई रूप धारण कर लिया है, जिसमें सबसे प्रचलित रेडियो नाटक हो गया है। हिंदी नाटक का विकास क्रम बहुत ही अद्भुत रही है। तो निष्कर्ष में आप इतना लिख देंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, हमने बहुत ही शॉर्ट में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को देखा, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैंने आपको हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ाया, इसको आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हालांकि ये आपको नेट या सेट की परीक्षा में भी सहायता करेगी, लेकिन अगर आप नेट और सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही गहराई के साथ में पढ़ना है, इतना पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फुल स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि मैंने भी अपने बीए और एमए की पढ़ाई यही नोट से किया और मुझे अच्छी खासी मार्क मिली। तो मैं आप लोगों की सहायता कर रहा हूं। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली बार मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बहुत जल्दी आपसे फिजिकली भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओरली तो चलिए मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।